पांच की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे। इन सवालों पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने जो 9 सवाल पूछे वो झूठ का पुलिंदा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, आप आलोचना कीजिए, लेकिन आलोचना में आप देश के अंदर के संकल्प को कमजोर मत कीजिए। यह बहुत बड़ा अपमान है उन लाखों सेवा कर्मियों का, डॉक्टर, नर्सेज, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस चलाने वालों का, जिन्होंने कोविड काल में देश को बचाने की कोशिश की। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के पुराने रिकॉर्ड और भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमारी पार्टी पीएम मोदी से 9 सवाल पूछ रही है। हम जानना चाहते हैं इन सवालों का जवाब देने के लिए वो कब चुप्पी तोड़ेंगे। मैं ये 9 सवाल अब गिनूंगा, दोहराऊंगा और यही मांग करूंगा कि ये 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हमारी देश पीड़ित है महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, नोटबंदी से, पहला नोटबंदी, दूसरा नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद जो एमएसएमई खत्म किए गए हैं, और इसका पूरा नतीजा आर्थिक विषमताओं पर हमें देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में 98,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। तो नेशनल हाईवे बनता है तो लोगों को अवसर रोजगार का मिलता है कि नहीं। भारत स्टार्टअप इंडिया में दुनिया में कहां से कहां 1 लाख स्टार्टअप हैं। उसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? $1 बिलियन उनका रेवेन्यू, 7,000 करोड़। उसमें कितनों को नौकरी मिल रही है? मैंने मोबाइल की बात आपको बताई, इलेक्ट्रॉनिक की बात मैंने बताई। आप 74 न्यू एयरपोर्ट बने हैं। हमारे बिहार में दरभंगा में 9 लाख लोग खाली दरभंगा से उड़े हैं और दरभंगा से कोचीन भी फ्लाइट जा रही है। तो जब विस्तार होता है तो रोजगार के अवसर मिलते हैं कि नहीं? तो क्या सड़क, क्या बिजली, क्या मेट्रो, क्या इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या मैन्युफैक्चरिंग, आज भारत की टॉय इंडस्ट्री में कितने लोगों को काम मिल रहा है? तो ये सब कांग्रेस पार्टी नहीं देखे तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले आप उनको 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमसे सवाल पूछा जा रहा है, चाइना को संदर्भ लेकर के। कांग्रेस के मित्रों, चाइना की जमीन जो भारत की गई है वो कब गई है? आपकी सरकार में गई है ना। आज तो गलवान और डोकलाम में भारत ने अपनी साख दिखाई है कि नहीं? ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई का ही भारत है जिसने 300 चाइनीज टिकटॉक को बैन किया कि नहीं? वो हिम्मत दिखाई कि नहीं दिखाई? ये भारत ही है जिसने 370 बैन किया, ट्रिपल तलाक बैन किया और आतंकवादियों पर क्या हमला किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की हिम्मत है कि क्या उरी हो या बालाकोट हो, घर में घुसकर हमला किया और ठंडा किया। तो अब आपको संसद भवन की नई तस्वीरें दिखाते हैं, यानी पहली तस्वीरें जो अभी अभी आई हैं। यहां आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि किस खूबसूरती के साथ इस नए संसद भवन को बनाया गया है, जहां एक साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद बैठ सकेंगे जब भी संयुक्त सदन बुलाया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं जो बताती हैं इसकी खूबसूरती की बानगी। अखिलेश है हमारे साथ। अखिलेश, ओवर टू यू। देखिए शारिक, ये जो खूबसूरत तस्वीर आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये भारतीयों द्वारा बनाई गई एक ऐसी इमारत है जिसपे हर भारतीय को नाज होगा। ये इसकी जो खूबसूरती है और जो डिजाइन किया गया है, ये देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं कितना भव्य रूप नए संसद भवन को दिया गया है। काफी विशाल ये है और इसमें खास बात ये कि जो भारतीयता है उसका पूरा ध्यान रखा गया है। हर ऐसा पहलू जो हमारे भारत से जुड़ा हुआ है
वो आपको इस खूबसूरत इमारत में हर जगह आपको नजर आएगा। वो चाहे मधुबनी पेंटिंग्स हो या फिर दूसरी चित्रकारी हो, दूसरी चित्रकलाएं हो, इन सबको यहाँ पर जगह दी गई है। और ये दिखाता है कि किस तरह से हर चीज का ध्यान रखा गया है। जब आप लोकसभा के हॉल में प्रवेश करते हैं तो आपकी छत की ओर जब नजर जाती है तो वहां आप देखते हैं कि ये मोर पंख के आकार का उस पे छत पर रूप जो है उकेरा गया है। तो ये भी हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है उसको एक महत्व देने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और जब रविवार को यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होगा इस उद्घाटन समारोह को, तो यहाँ पर भी एक से एक ऐसी चीजें आपको दिखेंगी जिसमें हर तरह से आपको भारतीयता की झलक दिखेगी। भारत की जो ऐतिहासिक परंपरा है, भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी खूबसूरती और उसकी हर जगह आपको झलक इस नई इमारत में दिखेगी उस रविवार को होने वाले भव्य कार्यक्रम में। तो ये आप देख सकते हैं, पहली बार ये जो तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जो कि नया संसद भवन बनकर के तैयार हुआ, जिसको कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका लोकार्पण करेंगे। अखिलेश, हम और आप टेलीविजन बिजनेस में हैं, लेकिन इन तस्वीरों पर अगर नजर डालें तो बरअक्स ये यकीन नहीं होता कि ये एक्चुअल तस्वीर है। ऐसा लगता है जैसे हम एनिमेटेड कुछ देख रहे हो, इतनी खूबसूरती से इसे बनाया गया। बहुत हर चीज का इसमें ध्यान रखा गया है। और मैं आपको इसमें कुछ सामाजिक पहलुओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सुगम्य भारत अभियान चलाया हुआ है। उनकी ये कोशिश है कि जितनी भारत में नई इमारतें बने वो दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक हो, वह हर जगह वो बेरोक टोक जा सके, उन्हें कहीं भी आने जाने में दिक्कत ना हो। और जो नया संसद भवन बनाया गया इसमें इसका खास तौर से ध्यान रखा गया कि जो दिव्यांगजन हैं उन्हें कहीं भी आने जाने में दिक्कत ना हो। जिस खूबसूरती का आप जिक्र कर रहे हैं, वाकई ये भव्यता देखते ही बनती है। और इस पर ये जो तस्वीरें हैं और ये जो इमारत बनी है, जाहिर सी बात है कि हर भारतीय को इस पर गर्व होगा, क्योंकि आजाद भारत की भारतीयों द्वारा बनाई गई ये संसद मिलने वाली है रविवार को भारत को। और इसमें यह भी खास बात है कि अभी तक का जो मौजूदा संसद भवन है वो भी बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से उसका जर्जर स्वरूप हो गया था, जिस तरह से उसमें तमाम तरह की शिकायतें थी, उसमें जगह नहीं थी बैठने की, इसके चलते हुए नया संसद भवन बनाने का फैसला किया गया। और जब आप टीवी स्क्रीन पर अपनी तस्वीरें देख रहे हैं, ये नए संसद भवन की एक्सक्लूसिव खूबसूरत तस्वीरें हैं जो आपको रविवार के बाद आपको दिखेंगी। और ये देश को समर्पित होने के बाद संसद का जो कामकाज है वो इस नए भवन में होगा। अखिलेश, आप और बाबा लंबे वक्त तक पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं। बाबा, इस वक्त आप स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमें भी एक आध दो मौका मिला, लेकिन अंदर जाने का कभी नहीं मिला। आपने लंबे वक्त तक कवर किया है। कितना पुराना हो चुका था जिसने इस नए भवन की नींव रखी? क्योंकि एक जमाने से कहा जाता है कि वहां मेंटेनेंस नहीं है, बैठने की उतनी जगह नहीं है, कमरे उतने उपलब्ध नहीं है, तो एक सख्त जरूरत थी एक नए भवन की, संसद भवन की। निश्चित रूप से नए संसद की आवश्यकता थी, क्योंकि वो बिल्डिंग पुरानी हो गई थी, इसलिए उस बिल्डिंग को रखा गया। वो बिल्डिंग भी रहेगी। आप वहाँ पे पुरानी बिल्डिंग जो उसकी अपनी खूबियाँ थी और उनका अपना भव्य जो है आर्किटेक्ट था और अपनी भव्यता के लिए। लेकिन ये जो नई बिल्डिंग है वो आज के ज़माने की मांग थी, क्योंकि आज नहीं कल जो है आपको जनसंख्या के अनुसार जो है सांसदों की संख्या बढ़ानी ही पड़ेगी। इसलिए लोकसभा में जो है वो 800 लोग करीब बैठ सकते हैं। अभी जो है 535 और 545 की जो बात करते हैं, 550 के आसपास की सीटिंग जो है उसको लेकर के। तो अब वो, और ये पूरा एक ऐसा केवल ये नहीं है कि केवल ये संसद भवन है, ये पूरा जो एरिया को डेवलप किया गया है। बहुत सारे चैम्बर्स हैं। हर एक एमपी के बारे में कहा जा रहा है कि उनका एक चैम्बर होगा, उनका एक छोटा सा सेक्रेटेरिएट होगा। ये हम राज्यसभा की तस्वीर, जो ये जो लाल कारपेट है, ये याद दिलाता है राज्यसभा की तस्वीर है। और जैसा कि अखिलेश कह रहे थे, लोकसभा आपको पिकॉक की तरह दिखेगा, तो ये आपको फूल की तरह दिखाई देगा जो राज्यसभा है। तो अब यहाँ पर अलग अलग जो है व्यवस्था की गई है। कारपेट का रंग वही है जो पुराना रंग था, जो नेशनल फ्लावर है लोटस, उसके वो ऊपर से दिखाई देगा ये आपको राज्यसभा, और मोर जो है पीकॉक की तरह दिखाई देगा आपको लोकसभा। कोविड के दौरान ये हमने सीखा कि किस ढंग से सीटिंग जो है अलग अलग समय पे होने लगी थी, कैसे जो है एक वक्त में एक ही हाउस की सीटिंग होती थी। कुछ लोग लॉबी में बैठते थे, कुछ लोकसभा के सांसद राज्यसभा में बैठते थे, कुछ कहीं और, कुछ सेंट्रल हॉल में। तो ऐसी व्यवस्था की गई थी डिस्टेंसिंग को लेकर के। अब जो है अभी जो है ये 800 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे, फ्यूचर के लिए किया गया है। कोई ऐसी हालात दोबारा ना हो जो हमने पेंडेमिक में देखा, उसको लेकर के किया गया है। तो अब यहाँ पे जो है सारे अत्याधुनिक चीज़ों से लैस है। एक चीज़ और बता दूं, पेपरलेस हो गई है हमारी संसद, कागज वगैरह है नहीं, पहले पोथा लेके आते थे।
अखिलेश, एक सवाल था कि जो भी लोग पुराने संसद भवन को देखते थे, जो वहां बैठने का जो अरेंजमेंट था, वो उसकी पीठ इतनी सीधी रहती थी कि ज्यादातर लोग, बाबा आपसे ही बात करते हैं, जब आप अंदर की तस्वीरें देखिए तो उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट, मुझे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता था कि 5-5, 7-7 घंटे अगर बैठना हो किसी को तो कितना मुश्किल रहता था उन सांसदों के लिए पुराने संसद भवन के अगर बात। जी हाँ, वहां पे जो दर्शक दीर्घा की जो बात आप कर रहे हैं, नहीं, मैं बात कर रहा हूं जहां सांसद बैठते हैं। हाँ, सांसद अब वहां पे अब नई अरेंजमेंट है, सीटों में भी थोड़ा जो आरामदेह सीट है, थोड़ी और जो है पहले चिपक के बैठने के बजाय अब थोड़ा कंफर्टेबल सीट जो है वो जो है यहाँ पे लगाई गई है। तो एक इन सब चीज़ों का ध्यान जो है रखा गया है। और ये भी कहा गया कि नया डिस्प्ले सिस्टम है, जो आप देखेंगे जो सभापति के का जो चेंबर जहाँ कुर्सी होती है, या फिर लोकसभा में अध्यक्ष महोदय की जो कुर्सी है, उसके बाद जो है उसके बगल में डिस्प्ले बोर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड। तो ये सारी दिखाई गई। ये ऊपर की तस्वीरें तिकोने आकार का है। ये बिल्डिंग पहले जो है पुरानी संसद जो थी वो गोल आकार की थी, ये तिकोने आकार की ये बिल्डिंग बनाई गई है मॉडर्न जो है आर्किटेक्ट के अनुसार। बाबा, खासियतों की बात कर रहे हैं, अगर आपको ठीक से याद हो तो 96 दिसंबर का महीना था और तब मैं कैमरा डिपार्टमेंट में होता था और मेरा आई कार्ड ऑफिस में छूट गया और मुझे गेट नंबर 4 में भेज दिया गया था और मुझे प्रधानमंत्री की सुरक्षा वालों ने अफगानी कहकर पकड़ लिया था, तो आपने बचाया था, याद है आपको? करीब घंटा भर वहां पर बैठना पड़ा था क्योंकि आई कार्ड भी नहीं था। तो मेरी जो याद है वो संसद भवन को लेकर 2-4 ऐसी यादें हैं। नई बिल्डिंग जो है वो 2020 में जो है दिसंबर में फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री ने रखा था और अब जो है वो 28 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होगा। तो 3 साल मतलब रिकॉर्ड समय में बन के तैयार होगा। आपने सुरक्षा व्यवस्था की बात की, निश्चित रूप से काफी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हो अब है, अभी भी है, क्योंकि आप दुनिया जो है वो बदल गई है, हाँ। पोस्ट 9/11 दुनिया पूरी बदल गई है, सुरक्षा व्यवस्था बदल गई है, नए नए गैजेट्स आ गए हैं, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है सुरक्षा के लिहाज से। तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी लागू होंगी, अभी भी लागू हैं। पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे चीज़ें लागू थी, वो उम्मीद करते हैं वो अब नए संसद में जब अगला सत्र होगा तो जो है वो चीज़ें हटेगी। लोग नहीं आ जा रहे थे, दर्शक दीर्घा में आप नहीं जा सकते थे, तो ये सब चीज़ें जो है वो अब लागू होंगी। और ये जो है जो आप शेड्यूल है रविवार का, ये बता दीजिए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा, 8:30 बजे सांसद सदनों का अवलोकन किया जाएगा, 9 बजे लोकसभा चैम्बर में कार्यक्रम होगा, 9:30 बजे संसद लॉबी में प्रार्थना सभा की जाएगी, प्रधानमंत्री तब उसके बाद वापस लौट जाएंगे। तो नए संसद भवन की हम आपको उद्घाटन का कार्यक्रम बता रहे हैं। 11:30 बजे संसद के उद्घाटन का होगा, सदन में प्रधानमंत्री का आगमन 12 बजे होगा, राष्ट्रगान 12:07 पर और 12:10 पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का भाषण। संसद पर 2 लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। हरिवंश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भाषण पढ़ेंगे, राज्यसभा में नेता विपक्ष का भाषण पढ़ा जाएगा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भाषण होगा। 1 बजे प्रधानमंत्री सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे, 1:10 पर प्रधानमंत्री का भाषण होगा और 1:30 बजे लोकसभा महासचिव का धन्यवाद ज्ञापन, यानी करीब 1:30 बजे तक ये खत्म हो जाएगा बाबा जी। और आपको बता दूं कि ये जो 64,500 स्क्वायर मीटर की ये जगह में बना हुआ है, लोकसभा है, राज्यसभा है, एक सेंट्रल लॉन्ज भी बनाया गया है और उसके बाद बाकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के लिए जगह है वहाँ पर। एक चीज़ और आपको बता दूं कि 800 सांसदों के लिए एक अलग चैम्बर, जो श्रम शक्ति भवन जहाँ पे हुआ करता था, वहाँ पर जो है एक चैम्बर, जो मैं बात कर रहा था, हर एक सांसद का एक अपना चैम्बर होगा। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट्स में हर का एक कमरा होगा, हर सांसदों के लिए एक चैम्बर की व्यवस्था फिलहाल करने की बात कही गई है, जो कि श्रम शक्ति भवन मतलब इसी सेंट्रल विस्टा के अंदर ही है। वो वहाँ पर जो है वो बनाया जाएगा, आपको बता दूं। और ये जो है
आप कह सकते हैं कि एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है। इन सब चीज़ों को बड़ा बनाया गया। करीब 800 सांसद तो लोकसभा में बैठ पाएंगे, क्योंकि अब पॉपुलेशन के अनुसार आपको कभी ना कभी जो है वो यदि जनसंख्या के आधार पर ही सांसद चुना जाना है, तो जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो फिर आपको जो है सीटों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी आने वाले दिनों में। तो लोग कहाँ बैठेंगे, उसको लेकर के व्यवस्था की गई है। तो ये सारे चीज़ें जो है वो ये जो बिल्डिंग है, नए बिल्डिंग में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए करीब 90 से अधिक 92 कमरे हैं, उनके लिए अलग जो है चैम्बर्स बनाया गया है। और उसके बाद जो है वो ढेर सारी कमेटी होती हैं संसद में। आधा काम तो होता था कि पार्लियामेंट में होता था, आधा काम एनेक्सी में होता था, इसलिए एनेक्सी बिल्डिंग बनाई गई थी। अब जब नई पार्लियामेंट के लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनी तो उसमें कुछ काम होता था, लेकिन अब ये सारा काम जो है वो जो है नई जो है पार्लियामेंट है उसी में होगा। एनेक्सी जो है अब उसका उपयोग शायद उतना नहीं रह गया है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने लिखने का काम होगा, वहाँ ऑडिटोरियम भी है, लेकिन वो जो है कैंपस जो है वो पुरानी संसद भवन के उसमें कैंपस में है। तो लेकिन दोनों अगल बगल ही हैं, तो इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत होने की बात नहीं है। अगर हम वापस चलते हैं इस नए भवन के बाद, आपका पुराने संसद भवन से भी काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है, तो आप किस तरह से याद करेंगे उसे? जी हाँ, पुरानी चीज़ जो है ऑलवेज कहते हैं नॉस्टैल्जिक होता है। आप जब पुरानी चीज़ कुछ भी पुराना होता है आप नॉस्टैल्जिक होते हैं, लेकिन अब समय है कि नए को भी ग्रहण किया जाए और नए का भी स्वागत उतने ही अच्छे ढंग से गर्मजोशी से किया जाए। तो मुझे तो मैं इतने 20-25 साल के करियर में पार्लियामेंट जाना तो रोज़ सुबह का काम, मतलब जब भी सेशन होता है पार्लियामेंट जाना, और तो इसके यहाँ भी उसी उत्साह से जाएंगे, उसी उत्साह से जो है देखेंगे कि संसद में क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो गैलरी जो लोकसभा की है, अध्यक्ष बैठते हैं, उसके सामने जो आप एक गोलाकार जो आप देख रहे हैं वहाँ पे कुर्सियाँ लगी है, जो अध्यक्ष का आसन होता है, वो वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल बैठते हैं, जो महासचिव होते हैं लोकसभा का, और बाकी ऑफिशियल्स बैठते हैं। उसके बाद जो अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष यदि आप इस अध्यक्ष के मुंह के फेस किए हुए हैं, तो उनके दाहिने साइड में जो है सत्ता पक्ष जो है वो बैठता है, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बाएं साइड में जो है वो जो है अपोजिशन बैठता है। तो ये सीटिंग व्यवस्था होती है। सीटिंग जो है व्यवस्था भी एक साइंटिफिक तरीके से जो है लोकसभा सेक्रेटरीट तय करता है कि कौन कहाँ बैठेगा, उसकी कितनी वरीयता है, इसके अनुसार जो है आगे की सीट दी जाती है। आप कहेंगे कि कई बड़े नेता हैं जिनके पार्टी के सांसद एक दो होते हैं, लेकिन वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको भी आगे जगह दी जाती है। कोई 3-4 बार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, तो उनको भी जो है अपनी पार्टी के, यदि छोटी पार्टी है फिर भी उनको आगे सीट दी जाती है। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट भी सब कुछ तय होता है। और उसके बाद हर सीट के नीचे जो है वो 2 बटन होते हैं। जब कभी वोटिंग होती है तो 2 बटन होते हैं, और उसमें एक ये है कि दोनों बटन दोनों हाथ इंगेज रखने पड़ते हैं। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि दोनों हाथ इंगेज नहीं होगा। मान लीजिए किसी क्रूशियल चीज पे वोटिंग हो रही है और आपका एक हाथ फ्री है, आप किसी और का ना वो बटन दबा दें, इसलिए वो व्यवस्था की गई। मैंने पूछा था कि भाई ये दोनों हाथ क्यों यूज करते हैं? दोनों बटन एक साथ दबाएंगे 10 सेकंड तक, तब जो है तभी आपका वोट रजिस्टर होगा। तो ये व्यवस्था है। तो वो कई बार वोटिंग के समय जो है आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वो ठीक ढंग से नहीं आता है। तो इस बार जो है बेहतर जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है कि फिर पर्ची से ना कराना पड़े, क्योंकि हमने देखा कि पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता था, फिर पर्ची यहाँ दी जाती थी। तो ये सब नई इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है इस नए संसद भवन। बाबा, अब अगर हम देखें तो अगर आप 500 गज का घर भी बनाने जाते हैं तो 1.5-2 साल लग जाता है, और करीब 2.5 साल, 2.5-3 साल के वक्त में इतना बड़ा भवन बना देना, ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। जी हाँ, निश्चित रूप से। कहते हैं 3 शिफ्ट में काम हो रहा था। हाँ जी, और ये एक चैलेंज था, एक चैलेंज था। और पेंडेमिक भी हुआ, उसके बाद भी किसी तरह काम चलता रहा। और एक
ये इसको पूरा करना रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। और इतना बड़ा सोचिए 3-4 फ्लोर का है ये नई बिल्डिंग, और इसको बनाना और भव्यता भी बरकरार रखना, एक एक चीज यहाँ पे जो कलाकृति लाई गई है, जब आप जाएंगे, जब डिटेलिंग्स देखेंगे, वो सब पूरा करना एक रेस अगेंस्ट टाइम था। हाँ, मैं यही कहने वाला था। रेस अगेंस्ट टाइम था, और वो पूरा करके दिखाया गया है। करीब हमें बताया गया है कि 70,000 जो है श्रम योगिक जो उन्होंने अपना योगदान दिया है इसमें, जिसका सत्कार भी जो है वो किया जाएगा जब इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो बाबा शुक्रिया पुराने से लेके नए तक के सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो एक ऐसा संसद भवन जिसकी जरूरत सख्त तौर पर महसूस की जा रही थी, और उतनी खूबसूरती और भव्यता के साथ ये संसद भवन बनाया गया है, जो संडे को यानी रविवार को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और अगला सत्र यहीं पर बुलाया जाएगा। तो फिलहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लौटते हैं। मेरठ नगर निगम में महापौर और पार्षदों की शपथ ग्रहण समारोह में जमकर मारपीट हुई। एआईएमआईएम और बीजेपी के पार्षदों के बीच वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि एआईएमआईएम के पार्षद वंदे मातरम के दौरान खड़े नहीं हुए। इससे नाराज बीजेपी पार्षदों ने उनके साथ बदसलूकी की और नौबत मारपीट तक आ गई। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण चल रहा था। इसी दौरान बीजेपी पार्षदों ने वंदे मातरम का गान शुरू कर दिया। एआईएम के पार्षदों ने इसका विरोध किया और बैठे रहे। इस दौरान बीजेपी और एआईएमआईएम के पार्षदों के बीच तू मैं भी हुई और नौबत मारपीट तक आ गई। इसके बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और एआईएमआईएम के पार्षदों को बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 1 लाख रुपए के मोबाइल के लिए 21 लाख लीटर पानी बहाने के आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। राज्य के एक फूड ऑफिसर राजेश विश्वास सोमवार को छुट्टी मनाने कांकेर के खेरकट्टा परलकोट जलाशय पहुंचे थे। सेल्फी लेने के दौरान उनका फोन गहरे पानी में गिर गया। पहले तो गोताखोर के जरिए फोन निकालने की कोशिश हुई, लेकिन जब इसमें कामयाबी नहीं मिली तो 3 दिन तक लगातार पंप लगाकर पानी निकाला गया। आरोपी फूड ऑफिसर राजेश विश्वास का कहना है कि जल संसाधन विभाग के एसडीओ ने उन्हें कहा था कि इस पानी का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए 5 फुट तक पानी निकाला जा सकता है, लेकिन जल संसाधन विभाग के अधिकारी ने कहा 5 फुट से ज्यादा पानी निकाला गया। पानी एक्चुअली नॉन यूजेबल है, तो उस पानी में मेरा मोबाइल गिर जाता है और वो 10 फीट गहरा पानी था। तो यहाँ के लोकल लोगों जो यहाँ पे और लड़के नहा रहे थे, उनके द्वारा कोशिश किया गया था मोबाइल निकालने की। चूंकि 10 फीट था इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। चूंकि ये पानी यूजेबल नहीं था, मैं एसडीओ साहब को फोन किया, सर से थोड़ा चर्चा किया, एक रिक्वेस्ट किया सर, तो सर का कहना है ठीक है, अब 2-3-4 फीट अगर वहां से पानी निकाल के नहर में कर देते वो दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, किसानों को और ज्यादा वो पानी यूज होगा। तो वो सोच रख के मैं अपना मोबाइल कहीं ना कहीं इनके कहने की यहाँ के जो लोकल है इनके मदद से मैं अपने मोबाइल निकालने की कोशिश की। एक डीजल पंप लगा के कुछ पानी मैं यहाँ से निकाला 3 फीट के आसपास। उसके बाद मेरा मोबाइल फोन यहाँ से निकल गया। तो 1 लाख का नहीं है, वो सैमसंग का कुछ न्यूज में ये भी चला कि मैं आईफोन कोई मैक्स प्रो करके कुछ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सैमसंग का मोबाइल है, S23 है। बीजेपी नेता रमन सिंह ने ट्वीट कर बघेल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, दाऊ भूपेश बघेल की तानाशाही में अधिकारी प्रदेश को पुश्तैनी जागीर समझ बैठे। आज भीषण गर्मी में लोग टैंकरों के भरोसे हैं, पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहीं अधिकारी अपने मोबाइल के लिए लगभग 21 लाख लीटर पानी बहा रहे हैं। इतने में 1500 एकड़ खेत की सिंचाई हो सकती थी। एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका जो व्यक्तित्व है, आप इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते, क्या करेंगे? उसको सस्पेंड कर दिया गया है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और छात्रों में वीसी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। वो बीलेड यानी बैचलर इन
एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स खत्म किए जाने का विरोध कर रहे हैं। बीलेड 4 साल का इकलौता कोर्स है जिसमें शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। ये बीते 30 साल से दिल्ली के 8 कॉलेजों में ये कोर्स चल रहा है। इसकी अपनी प्रतिष्ठा है, लेकिन डीयू प्रशासन ने इसे बंद कर ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम नाम का नया कोर्स शुरू करने का फैसला किया। इस एक तरफा फैसले के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। पांच की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दक्षिण कोरिया की एक फ्लाइट का इमरजेंसी दरवाजा उड़ान के दौरान आसमान में खुल गया। एशियाना एयरलाइंस के इस विमान में यात्रा कर रहे उस यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने दरवाजा खोला था। इस विमान में 194 यात्री सवार थे। यह घटना तब हुई जब विमान कुछ ही देर में देगू शहर में लैंडिंग करने वाला था। हालांकि विमान को सुरक्षित ढंग से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। मेटा में अब तीसरी बार छंटनी होगी। तीसरी बार भारत में मेटा की छंटनी में मैनेजर रैंक पर असर पड़ेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में छंटनी होने वाली। CEO मार्क जुकरबर्ग दक्षता के साल के तहत कर रहे हैं छंटनी। चापलूसी तेज है, झुकना बेहतर है, मार्क जुकरबर्ग ने कहा। ज्यादा जानकारी दे रही है साक्षी बजाज। मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक जो है ग्लोबली इनका तीसरा राउंड है अब जो इसमें नौकरियों से हटाया जा रहा है कर्मचारियों को। अब सूत्रों के अनुसार NDTV ने ये लर्न किया है कि जो मैनेजरियल पोजीशंस होती हैं इंडिया में, इस पे इसका असर जो है पहली बार दिख रहा है। लेकिन ये याद रखिए, ये जो नौकरियां जो हट रही हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सारे प्लेटफॉर्म से जो है हम देख रहे हैं कि कर्मचारियों को नौकरियों से हटाया जा रहा है। और जहां तक कि डिविजन्स हैं या कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसमें भी NDTV को ऐसा सूत्रों के अनुसार पता चला है कि एडमिन, HR, इन सारे डिपार्टमेंट्स में जो हैं इधर से लोगों को नौकरियों से हटाया जा रहा है। अब जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, यानी कि जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि काफ़ी सारे कर्मचारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि लिंक्डइन, ट्विटर, अपना वहाँ पे वो लिख रहे हैं कि देखिए हमें नौकरी से हटाया गया है मेटा से। वो ऐसे डिपार्टमेंट्स में थे जैसे कि साइट सिक्योरिटी, एंटरप्राइज इंजीनियरिंग, प्रोग्राम मैनेजमेंट और काफ़ी सारे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो है उस डिपार्टमेंट से भी थे। तो ये जो है अभी की खबर यही है कि इसका असर पहली बार इंडिया में दिख रहा है। याद रखिए कि ये जो तीसरा राउंड है मेटा में जहां से लोगों को हटाया जा रहा है, मार्च में याद रखिए मेटा ने बोला था कि ग्लोबली 10,000 जो रोल्स हैं उनको नौकरियों से हटाया जाएगा। तो अब उसका असर हम देख रहे हैं। ये तीसरा राउंड है। और याद रखिए नवंबर में पिछले साल 13% यानी कि लगभग 11,000 नौकरियां मेटा से हट गई थी। तो ये जो है हमें याद रखना है कि मार्क ज़करबर्ग ने हमेशा से यही कहा है कि जो फ्लैटर है वो फास्टर रहती है, वो टीम्स जो लीनर होती हैं वो बेहतर होती हैं।